गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वह है रूट कॉज एनालिसिस। देखिए, रूट कॉज एनालिसिस क्या है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो ये उसी का पार्ट माना जाता है। या यूँ कहें कि हम कैसे अपने अंदर या इंटरनल पार्ट के अंदर, हमारे बिजनेस के इंटरनल पार्ट के अंदर हम कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो रूट कॉज एनालिसिस है, ये एक तरीके से कहेंगे कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर इम्प्रूवमेंट आप करते जा रहे हैं और रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू करते जा रहे हैं तो आपकी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। तो ये एक बात आप देख लीजिए कि जो रूट कॉज एनालिसिस है ये एक अपने आप में पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है। ये हम ये कहें कि नहीं, ये कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये कोई स्ट्रेटेजी है, नहीं। ये क्या है, ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है, आपकी क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि कुछ अप्रोचेस, कुछ मेथोलॉजी है रूट कॉज के अंदर जो कि हमें देखनी चाहिए। जैसे इवेंट एंड कैजुअल फैक्टर एनालिसिस। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सिंगल इवेंट प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कहीं एक रिफाइनरी में एक्सप्लोजन हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि एक प्रोसेस यूज़ किया जा रहा है कि हम जितने जल्दी एविडेंस को गैदर कर सकें और उसको हम एक टाइमलाइन के हिसाब से जब एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। तो ये जो टाइमलाइन है इसका एस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है और इस टाइमलाइन के अंदर ही जो कारण है और जो इस एक्सप्लोजन के पीछे फैक्टर्स रहे वो हमें इस टाइमलाइन के अंदर क्या करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा आता है चेंज। चेंज का मतलब क्या है, किस कारण से कोई हुआ, क्या आपने कुछ चेंज या अपग्रेडेशन किया था। तो ये जो अप्रोच है ये एप्लीकेबल कब है, सिचुएशन जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बार बार शिफ्ट हो रही है। यहाँ आपको चेंजेस देखने पड़ेंगे, जैसे पीपल्स के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर या परफॉर्मेंस के अंदर। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कहाँ कहाँ कब कब कौन से चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम अकर हुई थी। तीसरा जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है बैरियर। बैरियर क्या कहता है, ये टेक्निक इन चीज़ों पे फोकस कर रही है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं उन प्लेसेस को अंदर प्रोसेस, यानी प्रोसेस के अंदर हम कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं और हमें ये देखना है कि कहाँ तो हमने उस प्रॉब्लम क्या उस प्रोसेस के अंदर उसको हमने कंट्रोल किया और कितनी जगहों पे हम फेलियर हुए। देन आता है मैनेजमेंट, ओवरसाइट एंड रिस्क फ्री एनालिसिस। एक बार आप इस अप्रोच को देखें रूट कॉज एनालिसिस को, तो हमें देखना पड़ेगा, इसमें ट्री डायग्राम आता है कि जो कुछ भी अकर हुआ, जो कुछ भी रिज़ल्ट आपके सामने आया, तो प्रॉब्लम आई चाहे कुछ भी आया, ये क्यों हुआ, ये हमें समझना पड़ेगा अंडर दिस मैनेजमेंट ओवरसाइट के अंदर। फिर आता है आपका रूट कॉज एनालिसिस। देखिए, जब हम रूट कॉज एनालिसिस मेथड्स और प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे जब हम रूट कॉज एनालिसिस को देख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये एक सिंगल पर्सन के द्वारा जो है एक्टिविटी की जा रही है। तो यहाँ जो आउटकम आता है ये तभी आ सकता है जब आप ग्रुप में न लगे इंडिविजुअल इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। देन और कभी कभार देखिए इसमें रूट कॉज में ये भी देखा गया कि एक सिंगल पर्सन से ज़्यादा यदि लोग मिलकर टीम वर्क में करेंगे काम तो शायद रिज़ल्ट और उसके कारण हमें ज़्यादा जल्दी मालूम चलेंगे। फिर आता है आपका कि रूट कॉज एनालिसिस के अंदर हमें उन सभी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिमूव करना है जो कि हमारी उस टीम ने हमें बताए। तो जब हम रूट कॉज एनालिसिस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि अगर टीम स्मॉल है तो डिसीज़न कौन लेगा, ठीक, टीम मेंबर सेलेक्ट करने का प्रोसेस, प्रॉब्लम जिस एरिया, जिस डिपार्टमेंट, जिस जगह पर आ रही है तो उस टीम के अंदर उस फील्ड से रिलेट करते हुए एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है। लाइन मैनेजर्स, इसके अलावा जो अथॉरिटी पर्सन्स हैं वो भी इसके अंदर होने चाहिए। एक इंटरनल कस्टमर यानी कि एम्प्लॉयज़ को भी हमें इस टीम के अंदर शामिल करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकें। एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक्सपर्ट भी होना चाहिए और उसको काम के साथ साथ इन सभी चीज़ों में नॉलेज या एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देन आता है कि
अगर हम देख रहे हैं कि एनालिसिस जब हम कर रहे हैं इस चीज़ का, तो हमें हर चीज़ पे इक्वल फोकस करना है। जैसे प्रॉब्लम को समझना, पॉसिबल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस को रखना, कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझना, और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग सब तरीके से इसको हर ऑल्टरनेटिव को इवेल्यूएट कर सकें, ये सारे मैटर्स हमें करने पड़ेंगे। देन जो भी हमारा एनालिसिस पीरियड है, तो उसमें हमें एटलीस्ट वीक में, या फिर वीक में 2 बार, महीने में 2 बार, या हो सके तो वीक में 3 बार भी मिलना पड़ेगा, ताकि क्या हो, हम हमारी प्रोग्रेस हम लोग इवेलुएट कर सकें। तो यहाँ पे क्या है कि जो मीटिंग होती हैं ये शॉर्ट होती हैं। यहाँ पे ज़्यादा पूरे पूरे दिन की मीटिंग नहीं करनी, क्योंकि 1-2 घंटे के अंदर ही हमें क्या करना है कि हमारी प्रोग्रेस क्या हुई है और हमें क्या उसके कॉजेज़ मालूम चल रहे हैं, और कुछ ऑल्टरनेटिव और सॉल्यूशन अगर मिल सकते हैं तो वेल डन। ऐसे ही जो टीम का एक मेंबर है, जो भी एक पर्सन है कोई, उसको एक रोल देना है। वो रोल क्या है कि वो इस प्रोग्रेस को इंश्योर करते चले, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते चले कि जब जब मीटिंग हुई उससे पहले कितनी आपकी प्रोग्रेस थी। तो एक बार आपने अपने सॉल्यूशन को डिज़ाइन कर लिया, अब समय आ जाएगा कि उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो सॉल्यूशन आपका कहीं से भी हो सकता है और सॉल्यूशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये बात भी याद रखिए कि सॉल्यूशन तुरंत भी मिल सकता है और उसमें कुछ महीने भी आ सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना एक बिज़नेस के लिए अच्छा है, ताकि वो प्रॉब्लम्स को फेस करनी ना पड़े। फिर आता है आपका प्रेटो एनालिसिस। देखिए, प्रेटो तो प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं 80 और 20 का रूल। 80 और 20 का मतलब क्या है कि 80% इफ़ेक्ट 20% लोग डाल रहे हैं, या 20% कारणों की वजह से हो रहा है। यदि हम इस प्रिंसिपल को बिज़नेस में देखें तो हमें नज़र आता है कि हमारी सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पॉइंट नज़र आता है प्रेटो एनालिसिस। देखिए, एक बिज़नेस के अंदर एक कॉमन ओपिनियन है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स होती है, उस 80% उसकी 80% सेल्स 20% कस्टमर्स के थ्रू की जाती है, और बाकी रिमेनिंग 20% की जो सेल्स होती है ना, वो 80% लोगों के थ्रू की जाती है। तो हर एक बिज़नेस क्या करता है, वो सिर्फ ये जो 20% है जिन्होंने सेल्स करी है, कितनी 80%, उनकी तरफ फोकस करता है। तो हमें एक लंबा चौड़ा कस्टमर बेस अगर हमारे पास है, तो भी हमें क्या देखना है, वो 20% हमारे लिए कस्टमर ज़रूरी है जो हमें 80% सेल्स दे रहे हैं, और जिन 80% जो हमारे कस्टमर बच गए, जिन्होंने हमें 20% सेल्स दी है, उन पे हमें क्या करना है, उनके लिए प्लानिंग बनानी है, ताकि वो हमारी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें। तो इसी को रूल को कहा जाता है प्रेटो एनालिसिस, जिसे हम 80/20 का रूल भी कहते हैं। तो देखिए, बिज़नेस से आप सभी को मालूम है कि बिज़नेस कैसे एग्जिस्ट हो सकता है। बिज़नेस एग्जिस्ट तभी रह सकता है जब हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करें। एक कमर्शियल मैनेजर जो होता है, उसको ज़रूरी क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता रहे, और प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर सके। तो ये कस्टमर के लिए देखा जाए कि वो कस्टमर भी वैल्यूएबल है जो हमारे लिए सेल्स कर रहा है, चाहे छोटी ही कर रहा है, उसके पास मनी कम है, पर हमारे लिए वो वैल्यूएबल है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कमर्शियल मैनेजर का, कि अगर हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, और लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाना है, तो हमें सभी रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। कोई भी डिसीज़न पे पहुंचने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डिसीज़न हमारे कस्टमर बेस पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा। तो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है कि हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं, क्या हम 20 और 80 का जो रेशियो देख पा रहे हैं। तो हमें अपने कस्टमर्स का बेस पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर्स बेस बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। देन आता है आपका वेयर आर दे, ये कहाँ हैं कस्टमर्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स कहाँ पर लोकेटेड है। जो ये 20% कस्टमर जो हमें सेल्स दे रहे हैं 80% की, ये कहाँ पर लोकेटेड है, और हमारे उनके लिए हमें जो जो फैसिलिटीज़ या बेनिफिट और दे सकते हैं वो हमें देने चाहिए। यदि आप देखते हैं कि फिर आता है तीसरा पॉइंट कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कस्टमर अ फैक्टर इन देयर लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसे ही आपके जो रिमेनिंग 80% कस्टमर बचे थे जो कम सेल्स दे रहे, पर है तो वो भी हमारे लिए पोटेंशियल, तो हमें उनको भी देखना पड़ेगा कि हम कैसे उनको प्रॉफिट दे सकते हैं।
अब ये देखते हैं व्हाट डू दिस कस्टमर बाय और हाउ मच दे स्पेंड, हाउ फ्रीक्वेंटली दे परचेज। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, वो इन्फॉर्मेशन देखनी है कि हमारे कस्टमर हमारी ये जो सेल्स कर रहे हैं इनको कब कब खरीदते हैं, कब कब ये अपना बाइंग डिसीजन लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमें उनको उसी टाइम पीरियड से पहले उनको बेनिफिट भी देने हैं ताकि वो इस सेल्स को बरकरार रखें और कई बार इस सेल्स को इम्प्रूव भी कर दें। ऐसे ही जितने भी कस्टमर्स हैं आपके, क्या हम उनके लिए राइट स्ट्रेटेजी ऑफ मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो यदि आपका जो कस्टमर है क्या उसको सही चीज़ें मिल रही हैं, सही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सही सर्विसेज मिल रही हैं, क्या ये सारी चीज़ें उनको पता है कि हाँ हम लोग आपको ये सारी चीज़ें सही दे रहे हैं, ये भी हमें बताना है इसके अंदर। देन हमें क्या करना है, हमें स्मॉल कस्टमर को भी काउंट करना है और उसको एनकरेज करना है कि भैया आप अपने लेवल ऑफ परचेज़ को बढ़ाओ। तो यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं, हम उनको डिस्काउंट, सेल्स प्रमोशन, कूपन्स, क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं ताकि वो ये जो लो कस्टमर थे जो हमारी चीज़ें कम कर खरीद रहे थे उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे ही कि जितने भी कस्टमर्स हैं क्या वो हमारे ट्रेडिंग के बिज़नेस साइज़ के हिसाब से सही हैं, कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उनके नीड्स फुलफ़िल कर पा रहे हैं, डिमांड फुलफ़िल कर पा रहे हैं, क्या लोकेशन है उनकी, क्या कोई ऑल्टरनेटिव कंडीशंस या सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर हम उनको क्रेडिट दे रहे हैं तो क्या उससे हमारी कैश फ्लो और प्रॉफिटेबली बढ़ रही है या घट रही है। ऐसे ही हमें उन रीज़न्स का पता करना पड़ेगा जिनकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबली लो थी और उन कस्टमर्स के बारे में भी जानना पड़ेगा जो रिमेनिंग 80% थे जो कि सेल्स कम कर रहे हैं, चीज़ें परचेज़ कम कर रहे हैं, तो हमें उनके बारे में भी रीज़न्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार आपने देख लिया कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है तो आप अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कौन से कस्टमर्स पर हम ये सर्विस कॉस्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए कि सभी कस्टमर जो हैं वो अपने अपने लेवल के हिसाब से, बाइंग पावर के हिसाब से आपकी बिज़नेस के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं हर कस्टमर का आपके कंपनी में मार्केट शेयर तो है, किसी का ज़्यादा है तो किसी का कम है। तो ये आपके बिज़नेस और आपके मार्केट पे इन्फ्लुएंस डालेगा। तो हमें देखना है कि हमें जो भी हमारे लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं हमें उनको नेगलेक्ट करना है और ऐसे कस्टमर जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं उनको खुश रखने के लिए, उनको सेटिस्फाई रखने के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा मार्केटिंग कैंपेन्स और प्रमोशनल टेक्निक्स उन पर इन्वेस्ट करनी है। तो मेन आता है क्या कि इस रूल को अप्लाई करने का फ़ायदा क्या। देखिए इसको फ़ायदा है ये मिल रहा है कि ये हमारे कस्टमर्स पर होने वाली कॉस्ट, कि हम कौन से कस्टमर पे कॉस्ट लगा रहे हैं, वो जो 20% है तो सेल्स दे रहा है या 80% वालों पे दे रहा है। तो ये हमें एनालाइज करने में ये मदद कर देता है। तो यही था बच्चों रूट कॉज एनालिसिस और प्रेटो एनालिसिस। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।